गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम फिर से लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो हमने पार्ट 6 तक देखा। आज पार्ट 7 है, तो देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाली परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के ही उठाए हुए हैं। तो आइए चलते हैं सीधे प्रश्नों की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, द्वारकाधीश का प्रसिद्ध मंदिर उत्तर प्रदेश के किस नगर में है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी वृंदावन, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी मथुरा। तो बताएंगे कि द्वारिकाधीश का प्रसिद्ध मंदिर यूपी में किस नगर में स्थित है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मथुरा। द्वारिकाधीश का प्रसिद्ध मंदिर मथुरा में है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आप प्रश्नों को देखकर ही बता सकते हैं कि कितने महत्वपूर्ण हैं और कितनी बार पूछे गए हैं। प्रसिद्ध जेके मंदिर उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो बताएंगे प्रसिद्ध जेके मंदिर यूपी में कहाँ पे है। ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी सहारनपुर, ऑप्शन डी लखनऊ। बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कानपुर। कानपुर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध राधा स्वामी मंदिर किस नगर में स्थित है? तो बताएंगे राधा स्वामी मंदिर कहाँ पर है। ऑप्शन ए मेरठ, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी मोदी नगर, ऑप्शन डी सहारनपुर। बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आगरा। राधा स्वामी मंदिर आगरा में स्थित है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रसिद्ध आलोपी देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो बताएंगे उत्तर प्रदेश में जो प्रसिद्ध मंदिर आलोपी देवी का है वह किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए गोरखपुर जिले में, ऑप्शन बी प्रयागराज जिले में, ऑप्शन सी सहारनपुर जिले में, ऑप्शन डी आगरा जिले में। तो बताएंगे आलोपी देवी का मंदिर कहाँ पर है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रयागराज जिले में आलोपी देवी का मंदिर स्थित है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता का मंदिर बना हुआ है? ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी मथुरा। तो बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। भारत मंदिर, भारत माता मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाराणसी में स्थित है भारत माता का मंदिर। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रसिद्ध चंद्रिका देवी का मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी ललितपुर। तो बताएंगे चंद्रिका देवी का मंदिर यूपी में किस जिले में है। तो चंद्रिका देवी का मंदिर लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन बी लखनऊ सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अवंतिका देवी का मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए बुलंदशहर, ऑप्शन बी जालौन, ऑप्शन सी मेरठ, ऑप्शन डी सहारनपुर। तो बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। अवंतिका देवी का मंदिर कहाँ पर है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए बुलंदशहर। अवंतिका देवी का मंदिर बुलंदशहर में स्थित है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है,
प्रसिद्ध सरस्वती देवी का मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? बताएंगे इस प्रश्न का क्या आंसर होगा। ऑप्शन ए अयोध्या में है, ऑप्शन बी वाराणसी में है, ऑप्शन सी अलीगढ़ में है या ऑप्शन डी मेरठ में है। तो बताएंगे सरस्वती देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेरठ में। मेरठ में सरस्वती देवी का मंदिर स्थित है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस नगर में मुगल शासक अकबर की राजपूत रानी मरियम की दरगाह स्थित है? तो बताना है जो अकबर की पत्नी थी मरियम, उनकी दरगाह कहाँ पर है। ऑप्शन ए कानपुर में है, ऑप्शन बी आगरा में है, ऑप्शन सी अलीगढ़ में है, ऑप्शन डी मेरठ में है। तो बताएंगे कहाँ पर स्थित है मरियम की दरगाह। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आगरा। अकबर की राजपूत रानी मरियम की दरगाह आगरा में स्थित है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आगरा के किले में मुगल शासक शाहजहां द्वारा निर्मित मस्जिद किस नाम से जानी जाती है। ऑप्शन ए लाल दरवाजा, ऑप्शन बी जामा मस्जिद, ऑप्शन सी अटाला मस्जिद, ऑप्शन डी मोती मस्जिद। तो बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोती मस्जिद। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन डी जौनपुर। कहाँ पर है ये बताना है आपको। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह स्थित है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, जौनपुर में स्थित झांझरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो बताना है कि जौनपुर में स्थित झांझरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी इब्राहिम सर्की, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी शेर सूरी। तो बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी इब्राहिम सर्की ने जौनपुर में से झांझरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, बाले मियाँ की दरगाह उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है। तो बताएंगे बाले मियाँ की दरगाह उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है। ऑप्शन ए अयोध्या, ऑप्शन बी अलीगढ़, ऑप्शन सी मेरठ, ऑप्शन डी मिर्ज़ापुर। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको बताना है। कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। बाले मियाँ की दरगाह उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेरठ। प्रश्न को 2-3 बार इसलिए रिपीट करती हूँ ताकि आपको याद रहे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सूफी संत शाह अलाउद्दीन साबिर की दरगाह उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है। ऑप्शन ए कलियार, ऑप्शन बी कामपिल, ऑप्शन सी बिठूर, ऑप्शन डी मथुरा। तो बताएंगे सूफी संत शाह अलाउद्दीन साबिर की दरगाह कहाँ पर है। बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गलियार। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सूफी संत सैयद अब्दुल रज्जाक की दरगाह प्रदेश में किस स्थान पर है ये बताना है आपको। ऑप्शन ए कि छौछा, ऑप्शन बी फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी बांसा बाराबंकी। तो बताना है सूफी संत सैयद अब्दुल रज्जाक की दरगाह उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी
बादशाह बाराबंकी में स्थित है सूफी संत सैयद अब्दुल रज़ाक की दरगाह। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संत हजरत सुल्तानुल आरिफीन की दरगाह उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर है? तो बताएंगे संत हजरत सुल्तानुल आरिफीन की दरगाह कहाँ पर है? ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी बदायूं, ऑप्शन सी उन्नाव, ऑप्शन डी सोरो। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बदायूं में संत हजरत सुल्तानुल आरिफीन की दरगाह स्थित है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है फ़कीर सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए बहराइच, ऑप्शन बी देवबंद, ऑप्शन सी मेरठ, ऑप्शन डी बदायूं। तो बताएंगे कि फ़कीर सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह कहाँ पर है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई बहराइच में स्थित है फ़कीर सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार स्थित है? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी जौनपुर, ऑप्शन सी बहराइच, ऑप्शन डी देवा में। तो बताएंगे कि सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की दरगाह कहाँ पर है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी देवा में। देवा में सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, संत सैयद महमूद शाह अशरफ जहांगीर की दरगाह उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? ये आपको बताना है। ऑप्शन ए देवबंद में, ऑप्शन बी मानसा बाराबंकी में, ऑप्शन सी किचौछा अम्बेडकर नगर, ऑप्शन डी बदायूं। तो बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। संत सैयद महमूद शाह अशरफ जहांगीर की दरगाह यूपी में किस स्थान पर है? तो ऑप्शन सी किचौछा अम्बेडकर नगर सही हो जाएगा। किचौछा अम्बेडकर नगर में संत सैयद महमूद शाह अशरफ जहांगीर की दरगाह स्थित है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मुगल शासक अकबर द्वारा निर्मित अनेक छतरियों वाली प्रसिद्ध जामा मस्जिद उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन सी जौनपुर, ऑप्शन डी लखनऊ। बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। औरंगजेब के गवर्नर बहराम खां द्वारा बनवाई गई चुनार मस्जिद उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है? तो बताएंगे औरंगजेब के जो गवर्नर थे बहराम खां, उन्होंने चुनार मस्जिद का निर्माण करवाया था, वह किस स्थान पर स्थित है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए मिर्ज़ापुर, ऑप्शन बी अलीगढ़, ऑप्शन सी जौनपुर, ऑप्शन डी मथुरा। तो बताएंगे कि जो औरंगजेब के गवर्नर बहराम खां थे, उन्होंने चुनार मस्जिद का निर्माण करवाया था, तो वह किस स्थान पर स्थित है ये आपको बताना है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिर्ज़ापुर में स्थित है चुनार मस्जिद, जो बैरम खां द्वारा बनवाई गई थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, सरकी सुल्तानों द्वारा जौनपुर में निर्मित सर्वश्रेष्ठ मस्जिद कौन सी है? ऑप्शन ए रूमी मस्जिद, ऑप्शन बी
असफुद्दौला मस्जिद, ऑप्शन सी जामा मस्जिद, ऑप्शन डी अटाला मस्जिद। बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अटाला मस्जिद। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने सितार का आविष्कार किसने किया था। ये बताना है कि सितार का आविष्कार किसने किया है। ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी शाहजहां। तो बताएंगे सितार का आविष्कार किसने किया है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी अमीर खुसरो ने सितार का आविष्कार किया था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले की कहार जाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। ऑप्शन ए चौरसिया नृत्य, ऑप्शन बी जौनफुल, ऑप्शन सी छपेली, ऑप्शन डी कर्मा। तो बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। जो जौनपुर जिले के कहार जनजाति द्वारा किया जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चौरसिया नृत्य, जो जौनपुर के जिले में स्थित कहार जनजाति द्वारा किया जाता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में आदिवासियों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। ऑप्शन ए नौटंकी, ऑप्शन बी चौचरी, ऑप्शन सी कर्मा, ऑप्शन डी चौरसिया। तो बताएंगे मिर्जापुर में जो आदिवासियों द्वारा नृत्य किया जाता है वह कौन सा है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी कर्मा। मिर्जापुर जिले में आदिवासियों द्वारा कर्मा नृत्य किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा जोड़ा है जो गलत है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए नाई सॉरी ऑप्शन ए राय नृत्य, जो बुंदेलखंड में किया जाता है। ऑप्शन बी छोलिया नृत्य, क्या गोरखपुर में किया जाता है। ऑप्शन सी सीला नृत्य, जो मिर्ज़ापुर में किया जाता है। ऑप्शन डी कर्मा, जो मिर्ज़ापुर में किया जाता है। तो इसमें गलत जोड़ा बताना है। एक बार प्रश्न सही से देख लीजिए कि गलत पूछ रहा है या सही पूछ रहा है, या इनमें से कौन नहीं है ये पूछ रहा है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छोलिया, जो गोरखपुर में नहीं किया जाता है, जबकि राय नृत्य बुंदेलखंड में किया जाता है, सीला मिर्ज़ापुर में और कर्मा मिर्ज़ापुर में। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड के कुम्हारों में प्रचलित नृत्य जिसमें स्त्री पात्रों की भूमिका भी पुरुष करते हैं कौन सा है, ये बताना है कि जो बुंदेलखंड में कुम्हारों द्वारा नृत्य प्रचलित है उसमें स्त्री का पात्र भी पुरुष ही करते हैं, वह नृत्य कौन सा है। ऑप्शन ए सैरा नाच, ऑप्शन बी धुरिया समाज, ऑप्शन सी राई नाच, ऑप्शन डी छोलिया नृत्य। तो बताना है इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धुरिया समाज, जो स्त्री के पात्र भी पुरुष करता है और ये बुंदेलखंड के कुम्हारों द्वारा प्रचलित है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नृत्य है जिसमें नर्तक कुश्ती लड़ने, कबड्डी खेलने और चिड़ियों जैसी चेष्टाएं करते हैं। ऑप्शन ए जागर नृत्य, ऑप्शन बी झूमर नृत्य, ऑप्शन सी कमसाई नृत्य, ऑप्शन डी नटवारी नृत्य। तो बताएंगे ऐसा कौन सा नर्तक है जो कुश्ती लड़ने, कबड्डी खेलने व चिड़िया जैसी चेष्टाएं करते हैं। बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी नटवारी नृत्य, जो कुश्ती लड़ने, कबड्डी खेलने और चिड़ियाओं के जैसे चेष्टाएं करते हैं।
आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में अवधी व भोजपुरी भाषा वाले क्षेत्रों में कौन सा लोक ज्ञा सॉरी उत्तर प्रदेश में अवधी व भोजपुरी भाषा वाले क्षेत्रों में कौन सा लोकगीत गाया जाता है? ऑप्शन ए लांगुरिया, ऑप्शन बी बिरहा, ऑप्शन सी रसिया, ऑप्शन डी आल्हा। तो बताएंगे कि यूपी में अवधी व भोजपुरी भाषा वाले क्षेत्रों में कौन सा लोकगीत गाया जाता है, ये बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी बिरहा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र में वीर रस से भरपूर प्रसिद्ध गायन शैली कौन सी है? तो बताना है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में वीर रस से भरपूर प्रसिद्ध गायन शैली कौन सी है। ऑप्शन ए कजरी, ऑप्शन बी रसिया, ऑप्शन सी चैता, ऑप्शन डी आल्हा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आल्हा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन किस पद्धति द्वारा होता है? तो बताएंगे। ऑप्शन ए सीधे जनता द्वारा, ऑप्शन बी एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा, ऑप्शन सी स्नातकों द्वारा, ऑप्शन डी मनोनीत कर। तो बताएंगे उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन किस पद्धति द्वारा किया जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश से लोकसभा हेतु निर्वाचित संसद सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 75, ऑप्शन बी 80, ऑप्शन सी 90, ऑप्शन डी 95। तो बताएंगे कि लोकसभा हेतु निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 80। उत्तर प्रदेश में 100 लोकसभा हेतु निर्वाचित सदस्य संख्याओं की सही संख्याएं 80 हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के निर्वाचन हेतु किस प्रत्याशी की आयु कितनी होनी चाहिए? ये बताना है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के निर्वाचन होने के लिए उस व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए, यानी प्रत्याशी की आयु कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन ए 21 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष, ऑप्शन डी 35 वर्ष। तो बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 25 वर्ष। उत्तर प्रदेश विधानसभा के निर्वाचन के लिए प्रत्याशी की आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 18। बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। विधान परिषद के कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के कितने सदस्य स्नातकों तथा शिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 18। तो बताएंगे उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कितने सदस्यों स्नातकों तथा शिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं? प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के कितने सदस्य स्नातकों तथा शिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं?
इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 18। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष के पश्चात अपना स्थान रिक्त करते हैं? ऑप्शन ए 2/3, ऑप्शन बी 1/4, ऑप्शन सी 1/3, ऑप्शन डी 1/2। बताएंगे कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष के पश्चात अपना स्थान रिक्त करते हैं, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1/3। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रथम बार लोकायुक्त के पद की व्यवस्था कब की गई थी? बताएंगे इस प्रश्न का क्या आंसर होगा। प्रश्न को फिर से रिपीट करते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम बार लोकायुक्त के पद की व्यवस्था कब की गई? ऑप्शन ए 1995 के लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत, ऑप्शन बी 1965 के लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत, ऑप्शन सी 1985 के लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत, ऑप्शन डी 1975 लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत। तो बताएंगे उत्तर प्रदेश में प्रथम बार लोकायुक्त के पद की व्यवस्था की गई कब? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1975 के लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में प्रथम बार लोकायुक्त पद की व्यवस्था की गई थी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त श्री विशंभर दयाल को इस पद पर कब नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए 14 सितंबर 1972, ऑप्शन बी 14 सितंबर 1977, ऑप्शन सी 10 दिसंबर 1980, ऑप्शन डी 18 जनवरी 1975। बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 14 सितंबर 1977 में उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त श्री विशंभर दयाल को इस पद पर नियुक्त किया गया था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद विधानमंडल का कौन सा सदन कहलाता है? ऑप्शन ए प्रथम सदन, ऑप्शन बी द्वितीय सदन, ऑप्शन सी उच्च सदन, ऑप्शन डी निम्न सदन। तो बताएंगे उत्तर प्रदेश विधान परिषद विधानमंडल का कौन सा सदन कहलाता है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उच्च सदन। उत्तर प्रदेश विधान परिषद विधानमंडल का कौन सा सदन कहलाता है? तो उच्च सदन कहलाता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नगर पालिका के गठन हेतु किस नगर की जनसंख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? प्रश्न को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। उत्तर प्रदेश में नगर पालिका के गठन हेतु किसी नगर की जनसंख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 20,000, ऑप्शन बी 30,000, ऑप्शन सी 40,000, ऑप्शन डी 50,000। तो बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 20,000। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किन नगरों में महापालिका नहीं है? ये आपको बताना है कि किस नगर में महापालिका नहीं है। ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी जौनपुर, ऑप्शन सी इलाहाबाद व मेरठ में, ऑप्शन डी आगरा व वाराणसी में। प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं और ऑप्शन को भी फिर से पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किन किन नगरों में महापालिका नहीं है? कानपुर व लखनऊ में, जौनपुर व सहारनपुर में, इलाहाबाद व मेरठ में, आगरा व वाराणसी में। तो बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जौनपुर व सहारनपुर में महापालिका नहीं है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश ग्रामीण क्षेत्रों में शासन प्रबंधक व विकास हेतु किस संस्था का गठन किया गया? ऑप्शन ए ग्राम संघ, ग्राम बी जिला परिषद, ऑप्शन सी न्याय पंचायत, ऑप्शन डी विकास परिषद। तो बताएंगे उत्तर प्रदेश ग्रामीण क्षेत्रों में शासन प्रबंधन व विकास हेतु किस संस्था का गठन किया गया है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जिला परिषद का गठन किया गया है। आइए अगले प्रश्न के चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5 वर्ष। अगले प्रश्न के चलते हैं। अगला प्रश्न,
उत्तर प्रदेश राज्यपाल के पद के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 35 वर्ष। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? बताना है लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्यपाल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त है, ये बताना है। तो विधानमंडल को अमैत्र करने, विसर्जित व करने व स्थगित करने का अधिकार है, विधानसभा को भंग करने का अधिकार है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, उपरोक्त सभी अधिकार हैं। तो ये बताना है इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी अधिकार राज्यपाल को हैं। अगले प्रश्न की चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के कुछ विषयों पर अध्यादेश जारी करने के लिए राज्यपाल को किसकी स्वीकृति लेने की आवश्यकता होती है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये तो कॉमन क्वेश्चन है जो सभी को पता होंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, विधानसभा में धन विधेयक किसकी सिफारिश के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। बताएंगे कि विधानसभा में धन विधेयक किसकी सिफारिश के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यपाल। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके परामर्श से करता है, ये बताना है। जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति किसके परामर्श से करता है। तो बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी, राज्यपाल। राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। सॉरी। अगले प्रश्न की चलते हैं। अगला प्रश्न है, आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न है जो हमने पार्ट 1 से लेकर 7 तक किए। 400 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण थे ये उत्तर प्रदेश संबंधित से। और भी प्रश्न हैं कुछ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर फिर कल हम आएंगे जो आने वाली परीक्षाओं के लिए आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। आइए प्रश्न पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू करता है। ऑप्शन डी, राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू करता है। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक हमने 400 प्रश्न उत्तर प्रदेश संबंधित पढ़े, जिसमें कुछ संविधान के प्रश्न थे, कुछ साइंस के भी प्रश्न थे और सबसे महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा प्रश्न तो उत्तर प्रदेश से संबंधित थे, जो मंदिर मस्जिद और जनजातियाँ, लोक नृत्य, लोकगीत आज से संबंधित थे। कल मिलते हैं नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।